पे चलो। मैं हूं कासिम अहमद खान, आपका बायोलॉजी मेंटोर। जल्दी से आज आप सभी लोगों का अगेन मोस्ट वेलकम है हमारे इस लेक्चर में, क्योंकि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की शेप के, उनके साइज की बात करने वाले हैं, और साथ साथ में सेल के सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की बात करने वाले हैं, और साथ साथ में उसके क्या सिग्निफिकेंस है उसकी बात। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में बात करी थी, किसकी बात करी थी, मतलब हम लोगों ने सेल्स थ्योरी नॉर्मली वहां पे खत्म कर डाली थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पीछे का लेक्चर देख लिया होगा, और जिसने भी अभी तक पीछे का लेक्चर नहीं देखा है जल्दी से जाकर यार पीछे का लेक्चर देख लो, ताकि सारी बातें साथ साथ फ्लो में चलती रहे। तो बिना देरी करे हम लोग अपने इस बिंदास लेक्चर को शुरू करते हैं। चलो देखो, सेल्स, हाउ स्मॉल सेल्स। देखो भाई, सेल्स कुछ ऐसी भी है जो बहुत छोटी है, सेल्स कुछ ऐसी भी है जो बहुत लंबी है, मतलब उससे लंबी सेल आपको दुनिया में कोई नहीं मिल सकती, और कुछ सेल्स ऐसी भी है जो दुनिया में बहुत बड़ी है और उनसे बड़ी कोई सेल्स भी आपको नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे दो चार पॉइंट दे सकते हैं कि सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड आर सीन ओनली विद द माइक्रोस्कोप। तो ये क्या होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नजर आएंगी। किससे नजर आएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्कोप से ही नजर आने वाली है। ठीक है, निकल गया माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर आप पढ़ोगे जब, कब, जब आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसकी बात है। तो ये सेल्स जो है नॉर्मली माइक्रोस्कोपिक होती, तो बहुत पहले हमारी पुरानी बात हो चुकी है कि विदाउट माइक्रोस्कोप हम लोग उसको नहीं देख सकते, नेकेड आई से हमको वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई बात कर ले कि भाई दुनिया में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो हम जवाब देते हैं बैक्टीरिया। क्या, ये बैक्टीरिया। जो जवाब है ये आपके लेवल के हिसाब से है, लेकिन रियल में अगर हमसे कोई पूछे कि भाई सच्ची मुच्ची बता दो, ठीक है, तो झूठ थोड़ा बोला था हमने, पहले भी तो हमने सच बोला था, लेकिन सच्ची मुच्ची की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो उसके लिए एग्जांपल हमारे पास क्या, पीपीएलओ। क्या है, पीपीएलओ। ठीक है, या हम इन्हीं को माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा। वैसे दो अलग अलग स्पीशीज हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, प्लूरो निमोनिया, निमोनिया जो था वो पी से शुरू होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये माइकोप्लाज्मा, ये दुनिया की सबसे छोटी सेल्स है, इनसे छोटी सेल्स कोई नहीं हो सकती। और कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा वायरस तो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है। भाई ठीक है, माना वायरस माइकोप्लाज्मा से छोटा है, लेकिन सुन लो कान खोल के कि भैया वायरस कोई सेल नहीं होता, वायरस कोई सेल नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में या 5 यूनिट क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली है। तो अगर हमसे कोई बात करें कि स्मॉलेस्ट सेल की, तो हम सिंपल से कह लेंगे कि बैक्टीरिया, क्योंकि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ को हम बैक्टीरिया में कंसिडर कर लेते हैं। और उनका साइज दे रखा है लगभग 0.3 से 5 माइक्रोमीटर दे रखा है। कितना मीटर दे रखा है, 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे माइक्रोमीटर। ये भी एक साइन होता है, कहीं अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो घबरा मत जाइएगा। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि जो ह्यूमन आरबीसीज होती हैं वो लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर की होती है, अबाउट 7 माइक्रोमीटर की होती है। याद रखिएगा कि आपकी आरबीसीज कितने माइक्रोमीटर की है, 7 माइक्रोमीटर की है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो आपकी नर्व सेल है। क्या है, नर्व सेल। जरा सोचो कि स्पाइन से निकली हुई नर्व आपकी जो लेग की एंडिंग है वहां तक जा रही है। एक ही वो इकलौती सेल्स होती हैं जो ऐसे यहाँ की नर्व से निकलती हैं, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से निकलेंगी और निकल के सीधा आपके पांव तक नीचे तक। जरा सोचो कितनी लंबी है, इससे लंबी दुनिया में और कोई सेल नहीं होती। तो नर्व सेल के बारे में बात करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, और सबसे लार्जेस्ट अगर हम सेल की बात करेंगे तो वो है भाई साहब ऑस्ट्रिच का अंडा। क्या है, ऑस्ट्रिच का अंडा। तो ऑस्ट्रिच का अंडा जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। तो सबसे बड़ी सेल जो होती है वो इसकी एग सेल होती है। क्या होती है, एग सेल। क्योंकि जब अंडा फर्टाइल हो जाता है, फर्टाइल होने के बाद इसी अंडे के ऊपर, अगर आप इस अंडे को देख रहे हो कि ये अंडा है, ठीक है, तो इसी अंडे के ऊपर आप देखोगे कि एल्ब्यूमिन जो होता है, व्हाइट व्हाइट देखा होगा, व्हाइट व्हाइट अंडे पे एग, जिसको एग व्हाइट कहते हो, तो एग व्हाइट इसके ऊपर आ जाता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आता ही आता है, और इसी एग व्हाइट के ऊपर फिर इसकी शेल आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, इसकी शेल आ जाती है। तो शेल को आप ऐसे बना लो कि ये शेल है ये। तो आप इसका ये पूरा इतना बड़ा अंडा मत देखिए कि वो पूरी एक सेल है, उसके अंदर मौजूद होगा क्या, उसके अंदर मौजूद जो रियलिटी में एग था पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले की बात है, जब फर्टाइल नहीं हुआ था ये अंडा, इसको स्पर्म रीच नहीं हुआ था, स्पर्म नहीं इससे फ्यूज हुआ था, तो उस टाइम जो एग था, विदाउट फर्टिलाइज्ड एग जो था, वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल थी। लेकिन जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब से ये क्लोका की तरफ आ रहा होता है, मतलब बाहर आ रहा होता है, ठीक है, उसकी बॉडी से, तो इसके ऊपर एल्ब्यूमिन, मतलब इसके ऊपर प्रोटीन की कोट चढ़ाई जाती है, और उसके ऊपर एग शेल जो होती है वो चढ़ा दी जाती है, और इतना बड़ा लगभग ये हो जाता है ना, मुर्गी के 24 अंडों के बराबर हो जाता है। खैर, तो ये बात हो गई हमारी स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और साथ साथ में लार्जेस्ट सेल की बात। ठीक है,
अब जरा देखो कि सेल की जो स्मॉलनेस होती है, ठीक है, कोई भी सेल अगर जाहिर सी बात है छोटी होगी तो उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। वही हिसाब ऑर्गेनिज्म में है। जैसे कि आप देखते हो कि कोई ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा है उसका मेटाबॉलिक रेट उतना ही कम, कोई ऑर्गेनिज्म जितना छोटा है उसका मेटाबॉलिक रेट उतना ही ज़्यादा होता है, मतलब रिस्पायरेशन रेट जो होता है ज़्यादा कम होता रहता है। वो साइज पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि सेल्स जो होती हैं ये जनरली स्मॉल साइज की होती है और इनको स्मॉल साइज में ही रहना चाहिए। इसकी दो वजह है, इसकी दो वजह है कि सेल के जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होंगे वो रैपिडली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, मतलब और कम्युनिकेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इनकी फंक्शनिंग होगी वो बहुत ही इफेक्टिव होगी। और अगर सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से एक फायदा ये होगा कि जो डिफ्यूजन होता है, मतलब मिनरल्स का डिफ्यूजन, न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन, इसके अलावा एक्सक्रीटरी वेस्ट का डिफ्यूजन, उसके अलावा गैसेस का डिफ्यूजन, ये आसानी से हो पाएगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सब्सटेंस का आना जाना, डिफ्यूजन क्या होगा, अच्छे से होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर वो छोटी सेल है तो कम्युनिकेशन जो हो जाएगा दो सेल की, मतलब अगल बगल दो एडजेसेंट सेल का जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सेल को स्मॉल क्यों होना चाहिए। तो प्लीज बच्चा इसको रट लेना, एकदम दिमाग में बसा लेना कि सेल को छोटा क्यों होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है क्यूब को, एक बड़ा सा ये क्यूब बना हुआ है भाई साहब। इसको मैंने शुरुआत में मान लो एक सेल मान लिया, एक बड़ी सी सेल है, ठीक है। और इस बड़ी सी सेल की जो हर साइड है वो लगभग 2 मिलीमीटर की हमने मानी, कितनी मानी है, 2 मिलीमीटर की, 2 मिलीमीटर की। तो अगर इसकी एक सरफेस का हम सरफेस एरिया निकालें, ठीक है, एरिया निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल के आप एरिया निकाल लोगे। और कितनी सरफेस होंगी एक क्यूब में, 6 सरफेस होंगी। तो आप अगर एक क्यूब को इमेजिन यहां पर कर रहे हो, ठीक है, तो जो सेकंड एडवांटेज अभी हमने पीछे पढ़ा था ये कि सेल के बारे में कि अगर सेल का सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन जो हो जाएगा वो आसानी से होगा, ठीक है। मतलब मिनरल्स हैं, मैटर्स हैं, वेस्ट है, गैसेस हैं, इन सब का डिफ्यूजन बहुत आसानी से होगा। तो इसी बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए पेश कर रखा है, ठीक है। मान लो कि ये कोई क्यूब है और उसकी हर साइड जो वो कितनी है, वो 2 मिलीमीटर की है। तो अगर इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया निकालना बहुत टफ बात तो नहीं होती है। तो जरा देखो कि अगर एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा, मतलब एक इतने बड़े क्यूब का जिसका साइज हम, जिसकी एक साइड हमने 2 मिलीमीटर मानी है, उसका अगर एरिया निकालोगे तो 2 मीटर स्क्वायर निकल 2 मिलीमीटर सॉरी स्क्वायर निकल के आएगा, या 2 स्क्वायर मिलीमीटर निकल के आएगा। लेकिन अगर इसी हम क्यूब को छोटे छोटे पीसेस में बांट लें तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आप कहोगे सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाएगा, जरा डायग्राम जो हमने ये ले रखा, ये डायग्राम और ये डायग्राम, इसको लेके जरा हम आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं बच्चा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल से इसको समझा देंगे, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक, ठीक है। जरा देखो, हमने कहा कि मान लो कि ये कोई क्यूब था भाई साहब, क्या था, ये कोई क्यूब था। ये अभी हमने पीछे एक क्यूब बनाया था। अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स नहीं भैया, ये थोड़ी सी बायोलॉजी है, ठीक है। जिसकी हर साइड कितनी हमने बताई थी, 2 मिलीमीटर, कितनी बताई थी, 2 मिलीमीटर। तो आपको मालूम है कि एक क्यूब जो होता है, एक क्यूब के सरफेस कितनी होती है। अगर इसकी सरफेस देखोगे तो सरफेस कितनी है भाई, इसमें टोटल सरफेस कितनी दिख रही है आपको, टोटल 6 सरफेस नजर आ रही है, ठीक है। तो इज इट क्लियर, 6 सरफेस है, ठीक है। तो अगर हम एक सरफेस का एरिया निकालें तो एरिया निकालने के लिए, ठीक है, एरिया ऑफ वन सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ, अगर एक सरफेस का एरिया निकाल लें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। लेंथ भी क्या थी, 2 मिलीमीटर है, और ब्रेथ भी क्या है, 2 मिलीमीटर, क्योंकि क्यूब है, सारी साइडें बराबर होंगी। तो लगभग कितना निकल के आ जाएगा, ये 4 मिलीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और आपको मालूम है कि इसमें कितने, मतलब अगर पूरे इंटायर क्यूब का निकालोगे, ठीक है, अगर इंटायर क्यूब का एरिया निकालोगे तो क्या करोगे कि जो वन सरफेस का एरिया था वो क्या कर दो, वो 6 सरफेस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब 4 मिलीमीटर एक सरफेस से निकल के आया था। कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। तो 6 सरफेस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 मिलीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ये एक क्यूब का था। लेकिन जरा मेरी बात को और समझना भाई साहब, जरा देखो, हमने कहा जो ये हमारा क्यूब था, ठीक है, इस क्यूब को हमने क्या करा, छोटे छोटे पार्ट में बांट लिया, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। तो जब हमने सब डिवाइड करा तो जरा देखो कि एक क्यूब का एक ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हमने निकाल दिया। क्या निकाल दिया, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट निकाला। और इस स्मॉलेस्ट पार्ट की अगर हम लोग देख लें
कि क्या मतलब इसमें साइड है, तो इसकी साइड लगभग हो गई होगी कितनी, 1 मिलीमीटर। कितनी हो गई होगी साइड, 1 मिलीमीटर। कितनी हो गई है, इसकी ईच साइड कितनी है, 1 मिलीमीटर। पहले कितनी थी, 2, क्योंकि 20 से एकदम से सेंटर से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो जरा देखो अब समझो कि अब सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। मतलब अभी जो आप ये वाला क्यूब देख रहे हो, ये वाला क्यूब, इस क्यूब का अगर आप सरफेस एरिया देखोगे, अब इस क्यूब का अगर सरफेस एरिया देखोगे तो वो ज्यादा हो चुका होगा। कैसे हो गया होगा, जरा इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ, जरा देखो इस चीज को भाई। तो अब जो मतलब जो क्यूब था, ठीक है, जो एक क्यूब था हमारा, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, वो लगभग 8 पीसेस में डिवाइड हो गया। कितने पीसेस में डिवाइड हो गया भाई साहब, 8 पीसेस में। तो हमें ये मालूम था कि जो हमारा एक क्यूब था, अब वो कितने 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड हो गया। कितने, 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड हो गया। जिसमें से जो स्मॉल क्यूब है, इसमें से अगर एक क्यूब का एरिया निकालें तो साइड कितनी निकल आई थी, 1 मिलीमीटर थी। तो लेंथ इनटू ब्रेथ अगर हम लोग लगाएंगे तो लेंथ कितनी है भाई साहब इसमें, 1 मिलीमीटर, और ब्रेथ भी कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो लगभग एरिया कितना निकल के आएगा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। और एक क्यूब की सरफेस कितनी हो जाएगी, इंटायर क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इंटायर क्यूब का सरफेस एरिया निकालोगे तो 6 सरफेस होंगी, तो 6 इंटू 1 मिलीमीटर आ जाएगा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो लगभग 6 मिलीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये तो एक क्यूब का था, लेकिन उस बड़े से क्यूब में कितने टोटल क्यूब थे, अगर उस बड़े से क्यूब की बात करेंगे तो उसमें टोटल कितने क्यूब है, टोटल देखो 8 क्यूब है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 मिलीमीटर स्क्वायर को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 मिलीमीटर स्क्वायर लगभग ये वैल्यू आ जाएगी। जरा देखो कि वो जो अब 8 स्मॉल क्यूब बना दिए थे एक बड़े क्यूब से, तो इस 8 स्मॉल क्यूब का अगर हमने एरिया निकाला तो कितना निकल के आया, 48 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हमने इस क्यूब को डिवाइड नहीं करा था तब एरिया निकल के आया कितना, देखो 24 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ज्यादा कौन सा सरफेस एरिया था, जब हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। तो सेल का छोटा होना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अगर सेल छोटी होंगी तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो भाई साहब क्या होगा, डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। तो ये बातें मैंने आपको वहां पर समझा दी, ठीक है। अब मान लो कि वही बात हमने दी थी कि एक क्यूब को क्या करो, 8 इक्वल स्मॉल क्यूब में काट लो, ठीक है। काटने के बाद क्या कर लो, सबकी लेंथ जो होगी वो 1 मिलीमीटर हो जाएगी, और 6 सरफेस होंगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 8 पीस होंगे तो 48 स्क्वायर मिलीमीटर निकल के आ जाएगा, जो कि जो ओरिजिनल क्यूब था उससे ज्यादा सरफेस एरिया निकल के आ रहा होगा। तो टोटल वॉल्यूम जो था वो बोथ केस में आप देख रहे हो कितना डिफरेंट है, ठीक है। अब आ जाओ, जो साइज था मतलब सेल का जो स्मॉल साइज था, ठीक है, और साथ साथ में सरफेस एरिया ज्यादा था, और वॉल्यूम रेशियो मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो होता है ये हमेशा सेल को मेंटेन करना रखता है। और अगर इस सेल चीज को मेंटेन नहीं रखेगी तो सेल सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जरा सोचो, मेरी फिर से बात को जरा सा ध्यान से देना। देखो एक बात फिर से समझाते हैं, ठीक है। देखो भाई, अगर कोई सेल है छोटी सी, तो जाहिर सी बात है कि उसका इन्वायरमेंट है, ये उसका इन्वायरमेंट है। तो अगर इस सेल को मान लो ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो कुछ भी चाहिए होगा तो यहां से ले लेगी, सीधा सीधा लेगी तो सीधा सीधा पहुंचेगा, कुछ निकालना होगा तो सीधा सीधा निकालती रहेगी। और जरा सोचो कि सेल कोई बहुत बड़ी हो गई, ये देखो। और अब क्या बताओ, उसके लिए वो चीज आसान है क्या, मतलब अपने सरफेस से क्या वो जल्दी से चीजें लेकर न्यूक्लियस तक पहुंचा पाएगी, या जो भी उसका सेल ऑर्गेनेल होगा क्या वहां तक पहुंचेगा, अब वो उतनी आसानी से नहीं पहुंचेगा। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो हमेशा क्या करना पड़ता है, सेल को मेंटेन करना पड़ता है। जो सेल वही छोटी होगी तो कम्युनिकेशन भी आसानी से हो जाएगा, डिफ्यूजन भी आसानी से, लेकिन सेल वो बड़ी हो जाएगी तो उसे दिक्कत हो जाएगी। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे फिर से अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये भैया सेल दे रखी हो, इस सेल का साइटोप्लाज्म दे रखा था, उस सेल का साइटोप्लाज्म है, तो आप उसमें देख पा रहे होगे कि उसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है। तो एक आइडियल सेल, तो सब चीजें तो उसमें होंगी। तो वो कह रहे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड सब देखो भैया इंटर कर रहा नहीं कर रहा है, और साथ साथ में CO2 U2 देख रहे होगे बाहर निकल ली होगी, ठीक है। और अदर वेस्टेज जो होंगे जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट, समथिंग और भी वेस्ट हो सकते हैं, तो वो सब भी क्या होंगे, वो सब भी सेल से बाहर की तरफ निकलते रहते हैं, ठीक है। तो लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो होता है सेल का, ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स के डिफ्यूजन की क्वालिटी होती है इसको बढ़ा देता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के डिफ्यूजन की क्वालिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो सेल के अंदर से निकल रहा होता है, वो लगातार क्या करता जाएगा, वो लगातार बाहर करता जाएगा। तो देखो जरा सरफेस एरिया कम होने से या सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो मेंटेन होने से क्या फायदा हो रहा है, तो ये सारे फायदे थे जो उसको मिलने वाले। और फायदे मिलेंगे, जाहिर सी बात है, ये बात हम लोग पहले कह चुके थे कि कोई भी सेल वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है जो एक लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी होती है। मतलब आप अभी जिंदा हैं
तो वो सिर्फ आपकी सेल्स की वजह से। रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती है, ऑक्सीजन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब क्या होती हैं, ये सब एलिमिनेट होती रहती है, वहां से निकलती रहती है। ये भी बेनिफिट किसका है, सरफेस एरिया ज्यादा होने का। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो अगर कोई सेल डैमेज होगी तो उसे रिपेयर होने में भी आसानी होगी। ओके, सो अब देखो सेल का शेप अब देख लेते हैं, ठीक है, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, क्योंकि कोई भी सेल का जो शेप होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही होता है। आज आप इस तरह से मौजूद, आप इस तरह से कपड़े पहनते हो, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आपका जो हेयर स्टाइल होगा, आपका जो लाइफ स्टाइल होगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ऐसी सेल है, सेल को अपने लाइफ स्पैन करने के लिए, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, वो अलग अलग शेप्स की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं, तो यही उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और सेल का शेप बहुत ज़रूरी है उसकी रिक्वायरमेंट या उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट को सूट करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए। तो सेल जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं, डिस्क लाइक भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, ब्रांच, इर्रेगुलर, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बातें तो बहुत पुरानी हो चुकी, लेकिन आज हम लोग इसको नया करके फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सेल कैसी कैसी दिखती है, ठीक है। तो ये जो शेप सेल्स के होते हैं, ठीक है, फंक्शंस भी अलग अलग हो जाते हैं। अब फंक्शंस अलग अलग कैसे हो जाते हैं, जरा देखो, अलग अलग सेल का अलग अलग ही फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी एपिथेलियल सेल देख लो, एपिथेलियल सेल, जनरली जो ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये बॉडी की जो कैविटी होती है उसकी इनर लाइनिंग या बॉडी की जो आउटर लाइनिंग होती है उसको बनाने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पर भाई एपिथेलियल सेल्स दे रखी हैं, ठीक है, तो आप इन एपिथेलियल सेल को देख लो, तो ये कई तरह की होती हैं, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर जो बनी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अभी आप कहोगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है, तो क्यूब लाइज सॉरी कॉलमनर एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल जो होंगी वो क्यूब शेप की होंगी, ठीक है, क्यूब शेप की होंगी वो क्यूबॉइडल होंगी। ये देखो कॉलम है लंबे लंबे, तो ये कैसी होती है, ये कॉलमनर होती है। इसके अलावा भी और भी होती है, एंडोथेलियम टाइप होती है, ठीक है। इसमें फ्लैट सेल होती है, बल्जिंग न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो एपिथेलियम जिसको हम लोग कह देते हैं। तो अलग अलग तरह की एपिथेलियम भी होती है, ठीक है। जैसे कि हमने बोल दिया यहाँ पर क्या, इसको बोल दिया कॉलमनर। इसके बगल में आप देख रहे हो क्या भाई साहब, ये आपकी आरबीसीज बनी हुई है, ठीक है, और देख लीजिए आरबीसीज कैसी है, ठीक है। तो आरबीसीज को देख लीजिए कैसी बाइकॉनकेव है, मतलब जैसे कि कोई गोला था, उस गोले को 20 से दबा दो, तो 20 से दबाए दो तरफ गड्ढे बन जाएंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, बाइकॉनकेव। तो आरबीसीज कैसी होती है, बाइकॉनकेव। अब बाइकॉनकेव क्यों हो गई, क्योंकि जब ये मेच्योर हो रही होती है, तो मेच्योर होते टाइम इनका न्यूक्लियस है और डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सब निकाल के फेंक दिए जाते हैं बाहर। और ऐसे क्या होता है कि जब वो अंदर की तरफ दबती है, बाइकॉनकेव बढ़ती है, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाने से क्या होता कि हीमोग्लोबिन के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल चिपक पाते। और आपको एक बात बता दें कि जो एक आरबीसी होती है, एक आरबीसी जो होती है, उसके ऊपर जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जरा सोचो कि एक आरबीसी पे कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल एक आरबीसी पे, ठीक है। इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो 26.5 करोड़। इसके अलावा स्टोमेटा को देख रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, ये सेल बनी स्टोमेटा, ये जनरली जो होती है ये प्लांट्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई साहब, ये सब प्लांट्स में होती है, ठीक है। और प्लांट्स में जो होती है ये काहे के काम करती हैं भैया, प्लांट्स में सब रिस्पायरेशन मतलब गैसेस एक्सचेंज का काम कर रही होती है। काहे का, ये सब गैसेस एक्सचेंज का काम करेंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पे बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि बिना गैसेस एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं हो सकता, तो प्लांट में इनका होना बहुत ही जरूरी था। तो आप जो ये सेल्स देख रहे हो, ये सेल्स ये कहलाती है क्या, गार्ड सेल्स। क्या कहलाती हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स लिख दें सही से भाई, देखो, तो दीज आर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बगल में जो ये सेल्स लगी हुई हैं ये कहलाती हैं क्या, सब्सिडरी सेल्स। क्या कहलाती हैं, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। और इन्हीं गार्ड सेल्स के फ्लैसिड होने पे या इन्हीं गार्ड सेल के टर्जिड होने पे ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये जो पोर है स्टोमेटा, ये खुलता बंद होता रहता है। तो खुलता बंद होता रहेगा, जाहिर सी बात है क्या, गैस एक्सचेंज होता रहेगा और फोटोसिंथेसिस भी होता रहेगा। इसके अलावा आप मसल्स देख रहे थे, स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है, मतलब स्केलेटल्स के पास जो मसल्स होती हैं जो आपकी मर्जी से काम करती हैं वो कहलाती हैं क्या,
स्केलेटल मसल। उसके अलावा स्मूथ मसल्स होती हैं, तो स्मूथ मसल्स वो होती हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये बॉडी के इंटेस्टाइन है, इसके अलावा आपका स्टमक है, तो इन सब जगहों पे ये सब पाई जाती हैं, तो ये कहलाती हैं कि स्मूथ मसल्स, यानी को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। उसके अलावा देख रहे हैं कार्डियक मसल्स होती हैं, तो कार्डियक मसल्स कहाँ की मसल्स हैं भाई साहब, ये हार्ट की मसल्स है, इसलिए इनको क्या स्पेशल नाम दिया गया। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में भैया ढेर सारे होते हैं, तो इसमें से कनेक्टिव टिश्यू का मैंने एग्जांपल ले लिया है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, उसमें एरियुलर टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब फैट ऐट होता है, ठीक है, तो वो सब भी मतलब आपके टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, कनेक्शन करने का काम करते हैं। ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही तो है। उसके अलावा नर्व सेल देख रहे हैं आप, तो ये नर्व सेल देख लीजिए, लग रहा है कि अपने स्टाइल में एकदम खड़ी मॉडलिंग करते हुए, ठीक है। तो अलग अलग सेल हैं, अलग अलग शेप है, अलग अलग फंक्शन भी इनके होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये एक यूनिसेलुलर अलगी है, क्या है, एक यूनिसेलुलर अलगी है, ठीक है, दिस इज यूनिसेलुलर अलगी। इसके अलावा आप देख रहे होगा अमीबा, ठीक है, लग रहा होगा किसी ने अंडा तल दिया, तो बेटा अंडा नहीं तला, ये क्या है, ये बस अमीबा है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो शेप थे सेल के, उसके अलावा सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो मेंटेन क्यों होना चाहिए, सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा क्यों होना चाहिए, सेल का साइज छोटा क्यों होना चाहिए, सेल कितनी छोटी कितनी बड़ी और कितनी लंबी हो सकती है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर पूर्ण रूप से कर डाली हैं अच्छे से। अब आपका काम है कि इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, नॉर्मली सेल ऑर्गेनेल्स पे हम लोग पहुंच जाएंगे कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सेल में बेसिक चीजें क्या होती हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में बेसिक क्या है, तो ये सारी बातें हम लोग अपने अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो जब तक के लिए मिले अब इसी को रिवाइज करते रहो, ठीक है, मिलेगा आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग, तब तक इसी को रिवाइज करो, ठीक है। बिकॉज आप अगर चीज़ें रिवाइज नहीं करोगे, तो रिवाइज नहीं करने से ये होता है ना कि अगर आज अपने रिवाइज नहीं करा तो कल वो दिमाग से निकल जाता, तो इसीलिए प्रॉपरली चीज़ें रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। और बच्चा लोग जो भी हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो, इसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, सब्सक्राइब कर लो ताकि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।